छात्रों, आज हम 64th बीपीएससी के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। किस तरह का रिजल्ट है, क्यों ऐसा रिजल्ट आया, और हम सफल छात्रों की तो बात करेंगे ही करेंगे, असफल छात्रों की भी बात करेंगे कि वे क्यों असफल हो गए और आगे वो क्या करें जिससे कि वो सफल हो सके। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें हम कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला कि संस्थान में रिजल्ट से संबंधित जानकारी हम दे दें कि आपके संस्थान से क्या रिजल्ट आया। तो हमारे यहाँ जब प्रारंभिक परीक्षा शुरू हुई थी 113 छात्रों ने पीटी के एग्जाम दी थी और उसमें से 97 छात्रों ने पीटी पास की थी। उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया था तो 69 छात्रों ने मेंस पास किया और कई छात्र जो है वह साक्षात्कार में जुड़े। साक्षात्कार में जुड़े और फाइनली 73 छात्र सफल हुए। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। विशेष 56 से 59 से लेकर ये अंतिम 64 तक के रिजल्ट में अगर देखेंगे तो विजन सिविल सर्विस सेंटर ने लंबी छलांग प्राप्त की है। आप ये कह सकते हैं कि मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा रिजल्ट है, क्योंकि पटना के कई कोचिंग सेंटर में लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और स्वाभाविक है जो इंटरव्यू साक्षात्कार देने वाले स्टूडेंट हैं उनका अगर रिजल्ट आता है तो वो प्रकाशित करेंगे। तो पटना के कई संस्थान ने एक दो संस्थान ने 100 से ऊपर रिजल्ट की भी बात की है और वो स्वाभाविक है क्योंकि उनके यहाँ साक्षात्कार देने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस रिमोट एरिया में उत्तर बिहार में दरभंगा जैसे क्षेत्र में 73 छात्रों की सफलता एक ऐतिहासिक सफलता है और यह सफलता किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह एक टीम वर्क है। अलग अलग समय में हमारे टीम के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने अपना अधिकतम देने की कोशिश की और मेरे सपने को पूरा करने की कोशिश की। मैं दिल्ली से यह सपना लेके आया था मिथिलांचल जो कभी ज्ञान की भूमि हुआ करती थी पिछले कुछ वर्षों से विलीन सी हो गई थी मुख्य पटल पे। तो मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं दरभंगा को सिविल सेवा का हब बनाऊंगा और उस कड़ी में यह परीक्षा परिणाम 73 छात्रों का चयन उस सपने को पूरा करने जैसा है। मैं इसमें अपने सहयोगियों का नाम लेना चाहूंगा। एक बबलू कुमार जी का, दूसरा मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर राजेश मेहता का, तीसरा राजेश सहनी का, करण जी और छत्रसाल जी, इनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने अलग अलग समय अलग अलग विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के द्वारा छात्रों को लाभान्वित किया। मैं
अपने टेक्निकल टीम को भी श्रेय दूंगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज हो, पीटी का हो या मेंस का टेस्ट सीरीज हो, उसको चलाना और छात्रों को उससे लाभान्वित करना, उसमें उनकी जिम्मेवारी अतुलनीय रही। साक्षात्कार में हमारे टीम के अलावा एक हमारे दरभंगा के सीएम आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं विकास आचार्य, जो पहले बीडीओ थे और आज इकोनॉमिक्स का क्लास लेते हैं, सीएम आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं। मैं उनका विशेष योगदान दूंगा। साक्षात्कार के समय विशेषकर छात्रों के साक्षात्कार में जो पॉजिटिव होते थे या जो नेगेटिव होते थे, उसका विश्लेषण वो बहुत बेहतर ढंग से करते थे और उससे कई छात्रों का परिमार्जन हुआ। और ये हमारे जो सफल छात्र हैं वो भी, और जो असफल छात्र हैं वो भी इस चीज़ से संतुष्ट होंगे कि उनका एनालिसिस बहुत बेहतर हुआ करता था। दूसरा, इंटरव्यू की तैयारी के दौरान हमने लगभग 2 महीने क्लास ली थी कि इंटरव्यू की तैयारी में आप कैसे सफल हो। तो सब्जेक्ट मैटर और विशेषकर साक्षात्कार को कैसे आप उस ऊंचा से ऊंचा अंक प्राप्त करें, सब्जेक्ट मैटर के साथ विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हमने 2 महीने क्लास ली थी, जुलाई और अगस्त में। और उसका बहुत ही बड़ा परिणाम आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 91 हाईएस्ट आया है, लेकिन 80 से 90 के बीच में हमारे यहाँ 43 स्टूडेंट हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है इंटरव्यू में। दूसरा, 70 से 80 के बीच में 24 स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट का 60 से 70 के बीच में 4 स्टूडेंट। तो साक्षात्कार की तैयारी जो मैंने, क्योंकि मेरे यहां से मुझे उम्मीद थी कि 40 से ज़्यादा स्टूडेंट रिजल्ट लेके आएंगे, जबकि 69 रिजल्ट आया, तो मैंने परीक्षा परिणाम आने से पहले ही जुलाई के फर्स्ट वीक से साक्षात्कार की तैयारी करानी शुरू कर दी थी, जिसका मुझे मेरे छात्रों को ऊंचा मार्क्स आने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा पार्ट, अगर हम गौर करेंगे कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी अराइज हुई है, उन कंट्रोवर्सी पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरा, जो छात्र असफल हुए उन्हें क्या करना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक दूसरा जो पहलू है वो पहलू है कि इस बार कट ऑफ बहुत कम था, कट ऑफ बहुत कम था। इसके पीछे क्या कारण था? मुझे 2 कारण नजर आते हैं। एक, पहला, फर्स्ट पेपर में स्टैट टफ था, स्टैट टफ था, तो स्टैट टफ होने के कारण अधिकतर छात्र के 2 स्टैट नहीं बने, एक कारण वो। दूसरा है प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों की प्रकृति के अनुरूप आंसर नहीं हुआ, अनुरूप आंसर नहीं। पिछले, अगर आप गौर करेंगे, पिछले कुछ बीपीएससी में भी प्रश्न की प्रकृति बदलती जा रही है। यहां तक कि इतिहास में भी पहले की तरह सीधे प्रश्न नहीं आते, और इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो भी बहुत डायनेमिक होता है। लोग उस टॉपिक को पढ़े रहते हैं और उसके बाद उससे जुड़ी हुई चीजों को उतार देते हैं। प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से आंसर नहीं होता है।
इतिहास में एक पाल कला, मौर्य कला, पटना कला, 1897 भारत छोड़ो आंदोलन या एक सेट ढर्रे की तरह लोग तैयारी करते हैं, जबकि प्रश्न में जो है टेल भी जो रहता है और प्रश्न की प्रकृति हूबहू ऐसी नहीं होती है जैसा कि छात्र तैयारी करते हैं और बहुत सारे संस्थान पुराने धर्रे पर ही तैयारी करवा रहे हैं। तो इस कारण जो पर्यवेक्षक हैं उनको वह प्रश्न की प्रकृति के अनुसार आंसर नहीं दिखाई देता है, इस कारण वो कम मार्क्स देते हैं। तो इस दोनों के कारण फर्स्ट पेपर में भी, जिसका इवन कि बहुत सारे स्टूडेंट का दोनों स्टैट सही भी था, तो उनका भी स्कोर 160 से 70 के लगभग में है। इसका मतलब बाकी प्रश्नों में प्रश्नों की प्रकृति के अनुरूप आंसर नहीं दिया गया। और खास के सेकंड पेपर की बात है तो सेकंड पेपर को छात्र बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ के जाते हैं और उसमें जो प्रश्न की प्रकृति है उसमें कई चीजों को एक साथ जोड़ करके आंसर देना होता है, वो नहीं करते हैं। अगर आप सेकंड पेपर में देखेंगे तो यहां तथ्यात्मक भी जरूरी है और विश्लेषणात्मक भी जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये गंभीरता से अगर आप गौर करेंगे, अधिकतर छात्र फर्स्ट पेपर पर ज्यादा जोर देते हैं, सेकंड पेपर पर कम देते हैं, और इस कारण सेकंड पेपर का उत्तर स्तरीय नहीं होता है और इस कारण उसमें बहुत एवरेज मार्क्स आता है, कम मार्क्स आता है। अधिकतर छात्रों का जो कि सेलेक्ट भी हुए हैं, हमने देखा है 130 से 150 मार्क्स जो सेलेक्ट भी हुए हैं। इवन की रैंकर लोगों की भी स्कोर इसी तरह के हैं। हमारे यहां से खुद आदिल बिलाल जो 22वां रैंक आया, उसकी जीएस सेकंड पेपर में 130 नंबर है। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों का अगर हम स्कोर देख रहे हैं तो इसमें कम है सेकेंड पेपर में, क्योंकि तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक रूप से उसमें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन होता है और छात्र उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, और जैसे कुछ और तो इसके कारण वो मार्क्स कम होता है। कुछ ये भी भ्रम है कि एक राज्यपाल वाला क्वेश्चन पे मार्क्स नहीं दिया गया, ऐसा नहीं होता है। मार्क्स हर एक प्रश्न पर दिया जाता है। आपका आंसर वो संतुष्ट, राज्यपाल का जो क्वेश्चन है उसके अनुरूप आंसर अगर आप नहीं देंगे तो उसमें कम मार्क्स होगा, लेकिन मार्क्स नहीं दिया जाए ऐसा नहीं है। वैसे प्रश्नों का उत्तर देना भी नहीं चाहिए जो कि कंट्रोवर्शियल हो। तो सेकंड पेपर पे फर्स्ट पेपर से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर फर्स्ट पेपर में सबसे ज्यादा फोकस करना है स्टैट को, और जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उस पर भी अब कुछ मॉडिफिकेशन करके के अलग अलग तरीके से प्रश्नों का उत्तर तैयार करना होगा। अब सेट ढर्रे से, पुराने ढर्रे से आप उसका अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको उसमें कई वैरायटी लानी पड़ेगी, प्रश्न की प्रकृति चेंज कर करके आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आप गौर करेंगे तो कट ऑफ के कम होने के कारण ये दो चीज मुझे सबसे ज्यादा लगता है। तीसरा जो मुझे लगता है जो विवादास्पद है वो ऑप्शनल का, मैं कह सकता हूं इसमें बीपीएससी की कमी है। जहां भी ऑप्शनल है वहां स्केलिंग सिस्टम लागू है, और स्केलिंग सिस्टम के कारण जो है वह समरूपता आ जाती है। बीपीएससी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हर एक वर्ष दो विषय को वो दो चार विषय को वो बढ़ा देते हैं, जिप कर देते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो साइंस सब्जेक्ट जैसे मैथ हो या बॉटनी हो, जूलॉजी हो या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सब्जेक्ट हो, उसमें इस बार बहुत ज्यादा मार्क्स दिए गए। और इस कारण आप अगर गौर करेंगे तो रिजल्ट में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या टेक्निकल बैकग्राउंड के ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि साइंस से जुड़े हुए जितने भी ऑप्शनल पेपर थे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं। और जो कि इस कारण से ह्यूमैनिटी के छात्रों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर इसमें स्केलिंग होता तो ह्यूमैनिटी के छात्रों को नुकसान नहीं होता। और जबकि बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था
कि हम स्केलिंग लागू करेंगे। हलफनामा देने के बावजूद स्केलिंग लागू नहीं करता है और इसके कारण असमानता या बहुत सारे योग्य छात्र, डिजर्विंग छात्र हैं, वो बाहर हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, ऐसे विषयों में उच्च कोटि के छात्र भी ऐसे विषय लेकर के सब बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एवरेज मार्किंग होता है और बहुत सारे, तो उसमें 50-60 का डिफरेंस हो जाता है। तो अगर 50-60 का डिफरेंस है तो जीएस से आप 50-60 के डिफरेंस को पाट नहीं सकते। तो या तो कुछ ऐसे लड़कों का सिलेक्शन इन सब्जेक्ट से हुआ है, एलएसडब्ल्यू या एसटी जैसे सब्जेक्टों का, जिसका रैंक बहुत नीचे, जो सुपरवाइजरी पोस्ट बीपीएससी ने जोड़ा था वैसे में हुआ है, तो वो बीपीएससी करना नहीं करना बराबर की बात है। और बहुत सारे छात्र इन सब्जेक्टों के कारण असफल हो गए। तो मेरा इसमें डिमांड भी है और छात्रों से आग्रह भी है कि वो आप मांग रखें, और या नहीं तो हाई कोर्ट में एक पिटीशन दे या सुप्रीम कोर्ट में अब मानना पिटीशन दे के स्केलिंग हो, विषयों में असमानता न हो, समरूपता स्थापित हो, इसके लिए वो प्रयास करें। ये बहुत बहुत बड़ी कमी है जिसके कारण ये समस्या होती है। अब एक और चर्चा का विषय रहता है कि माध्यम इंग्लिश वर्सेस हिंदी। मेरा मानना है कि यूपीएससी में इंग्लिश वर्सेस हिंदी माध्यम का असर देखा गया है। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो छात्र मान लीजिए हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए तो मुश्किल है। लेकिन बीपीएससी में ऐसी बात नहीं है। बीपीएससी में माध्यम का असर कुछ सब्जेक्ट पे पड़ता होगा, लेकिन अधिकतर सब्जेक्ट में माध्यम का असर नहीं पड़ता है। जैसे एलएसडब्ल्यू में कहा जाता है कि कि छात्र अगर इंग्लिश मीडियम रखते हैं तो उनको ज़्यादा स्कोर मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ एलएसडब्ल्यू में 170, 172, 175 भी छात्र को आए हैं जो हिंदी माध्यम के। हाँ, कुछ छात्र को 152 भी है, 145 भी, 130 भी है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र एलएसडब्ल्यू के हैं जिनको 170, 172 और 175 भी मार्क्स आए हैं हिंदी माध्यम। इतिहास में भी अगर आप देखेंगे तो 174, 182, 187 भी हिंदी माध्यम के छात्रों को आए हैं, कुछ का कम भी आया है। साहित्य अगर देखेंगे तो मैथिली साहित्य और हिंदी साहित्य दोनों हमारे यहाँ चलता है, दोनों में बहुत अच्छा स्कोर है। 175 से 170 से लेकर के 190 के बीच दोनों अगर हम विषय को जोड़ लें तो लगभग 19 छात्र जो हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य और मैथिली भाषा एवं साहित्य में 19 छात्र को 170 से लेकर के 190 के बीच में मार्क्स आया है। कई 191 भी है, 185, 86, 82, 84, 87 इस तरह के कई मार्क्स आए हैं। तो लिटरेचर में माध्यम का कोई अंतर ही नहीं है और उसमें आप हिंदी में ही लिखेंगे। कुछ कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं, जैसे आप बॉटनी जूलॉजी है तो वो आप इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे तभी अच्छा होगा। मैथ या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कुछ भी इस तरह के भी छात्र हमारे यहाँ से पास किए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र पास किया है, बॉटनी का भी पास किया है। तो जो साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं वो आप इंग्लिश में ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आर्ट्स सब्जेक्ट में हमने कम से कम मेरे यहाँ जहाँ तक रिजल्ट है तो 46 छात्र जो हैं वो हिंदी माध्यम से पास किए और 27 छात्र जो हैं वह इंग्लिश मीडियम के। इन 27 छात्रों में अधिकतर का बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड है और 46 छात्र जो हिंदी मीडियम से पास किए हैं अधिकतर का सब जो है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं और वो पास के। तो हिंदी इंग्लिश का जो विवाद है वो बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। एक और इसमें गड़बड़ी ये है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के या साइंस के, वो साइंस तो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लेकिन जीएस हिंदी में। यूपीएससी में ऐसी छूट मिली हुई है कि
आप ऑप्शनल अपने इंग्लिश में लिख सकते हैं और जीएस हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन बिहार में नहीं है। इस तरफ भी छात्रों को ध्यान मांग रखनी चाहिए कि आप ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में लिखें और हिंदी में लिखें। लेकिन इसके बावजूद अगर मेरा मानना है कि हिंदी और इंग्लिश का कोई चर्चा बीपीएससी में नहीं है। बीपीएससी में अधिकतर छात्र जो हैं, मोटा मोटी 80% छात्र जो हैं वो हिंदी माध्यम से ही करते हैं, लेकिन टेक्निकल बैकग्राउंड के जो छात्र हैं वो इंग्लिश मीडियम से करते हैं। और हमारे यहाँ 27 रिजल्ट इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन अगर संख्या देखी जाए तो हिंदी माध्यम का ही संख्या ज़्यादा है। और इसके पीछे टेक्निकल ग्राउंड, और इस बीच में देखेंगे आप कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट आया है। और मैं कह सकता हूँ बीपीएससी का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। आईआईटी से जुड़े हुए और एनआईटी से जुड़े हुए बहुत सारे छात्रों ने परीक्षा दी थी और वो सफल भी हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए छात्रों का इधर रुझान के पीछे मैं कह सकता हूँ कि पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें जॉब की संभावना पहले से घटी है और उसमें जो वर्क लोड है बहुत ज़्यादा होता है, टॉर्चर टाइप की स्थिति होती है, सैलरी भी मन मुताबिक नहीं मिलता है। तो कई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र जो है वो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और सफल भी होते हैं। और इस बार भी कई छात्र सफल भी हुए हैं, मेरे यहाँ से भी कई छात्र सफल हुए हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि मैं इस पर भी बात करूँगा कि जो छात्र असफल हुए वे उनको क्या करना चाहिए। तो असफलता के पीछे दो कारण हैं। एक तो आपकी मेंस में मार्किंग अच्छी नहीं थी, इसलिए आप असफल हुए। तो कैसे आप मेंस की मार्किंग को अच्छा कर सकें, तो ये थोड़ी देर का समय तो नहीं है कि तुरंत में आपको बता दिया जाए, फिर भी मैं एक जिस्ट बता देता हूँ कि कैसे आप मेंस की मार्क्स को बेहतर करें। दूसरा, साक्षात्कार में कैसे ऊंचा अंक प्राप्त करें। और मैं उदाहरण हूँ, मेरे 73 छात्र का हमने बहुतों का मार्क्स अपलोड भी करा है और आप देख भी सकते हैं। मेरे 73 छात्र में से मैंने बताया था कि 43 छात्रों का स्कोर 80 से 90 के बीच में है और 70 से 80 में 24 छात्र हैं। तो इसलिए ऐसा उच्च स्कोर आया क्योंकि तैयारी उसकी करवाई गई थी, इंटरव्यू की तैयारी करवाई गई थी। तो साक्षात्कार की तैयारी गंभीरता से करें। छात्र क्या करते हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थान जाते हैं, वहाँ मॉक इंटरव्यू देते हैं और मॉक इंटरव्यू देने के बाद वहाँ 2-3 मिनट का उनको फीडबैक दिया जाता है और चले आते हैं। और इस तरह 10 कोचिंग संस्थान में चले जाते हैं। पास कर गए तो संस्थान उनका नाम छापेगा और फेल कर गए तो ठीक है। जबकि इसकी तैयारी होनी चाहिए। हमारे संस्थान के द्वारा, मैंने पहले भी कहा, 2 महीने इसकी तैयारी कराई गई, तब मॉक इंटरव्यू शुरू किया गया। और मॉक इंटरव्यू के दौरान भी हमने हर एक दिन 2-2 घंटे का जो है क्लास लिया था अलग अलग टॉपिक पे, क्योंकि आपको मेंस आपका अच्छा हो या बुरा हो ये आपके कमांड में है। उसके आपको नॉलेज से ठीक है तो आप अच्छी तरीके से मेंस में लिख करके अच्छा मार्क्स ले पाएंगे, लेकिन इंटरव्यू की अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो आपके कमांड में नहीं है। आपको 40-50 नंबर भी दिए जा सकते हैं, 60-70 भी दिए जा सकते हैं, 80-90 भी दिए जा सकते हैं। मेरे कई छात्रों का रैंक अच्छा आया है या सिलेक्शन हुआ है, उसके पीछे साक्षात्कार में प्राप्त किया गया ऊंचा अंक है। तो अगली बार अगर आप 65वां में या 66वां में मेंस पास करें तो साक्षात्कार की तैयारी को गंभीरता से लें। दूसरा, आंसर राइटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। विशेषकर प्रश्नों की प्रकृति जो है वो बदल रही है और छात्र क्या करते हैं, पुराने ढर्रे पे एक छात्र अपनी तैयारी में भी, और अधिकतर कोचिंग संस्थान अभी भी पुराने ढर्रे पर रखे हुए हैं। तो प्रश्नों को अलग अलग तरीके से फ्रेम कर करके, अपने से हो या सीनियर से हो या कोई अलग अलग संस्थान के प्रश्नों को आप उसको बार बार लिखें और उसको चेक कराएं कि वह प्रश्न की प्रकृति के अनुसार आंसर एग्जैक्ट है या नहीं। तो प्रश्न को, एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से, एक प्रश्न के अलग अलग मॉडल बनाया जाए। तो जैसे मान लिया जनरलाइज क्वेश्चन व मौर्य कला, तो मौर्य कला की विशेषता ही नहीं पढ़े,
मौर्य कला की प्रासंगिकता, मौर्य कला का तत्कालीन समय योगदान, मौर्य कला का वर्तमान समय में योगदान, मौर्य कला का भारत के विकास में योगदान, भारत के क्षेत्रीय विस्तार में योगदान, कला एवं संस्कृति के विकास में योगदान, इन चीज़ों को जो टेल से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं उस पर फोकस करें। सिर्फ विशेषता पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो पटना कलम, तो पटना कलम की अभी जो है सुप्रासंगिकता, उसकी व्यवहारिकता, उसको कैसे आप मिटना पेंटिंग की तरह कमर्शलाइज करें, उन पहलुओं पर भी आप एक फुट नोट्स बनाकर साइड में रखें और तब उस तरह के प्रश्नों को, अलग अलग तरीके के प्रश्नों को करने का आंसर राइटिंग पर ज़्यादा जोर दें। मैं बताता, मेरा मानना है कि नॉलेज से ज़्यादा ध्यान देना है आंसर राइटिंग। एक बार आप किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज कर लेते हैं, जब तक उसको बार बार लिखेंगे नहीं और उसका मूल्यांकन विशेषज्ञ शिक्षक से ना करवा लें तो आप आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। तो आंसर राइटिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। विभिन्न संस्थान आंसर राइटिंग के लिए चलाते हैं, लेकिन आप जैसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है वो उतना ज़्यादा नहीं हो, अलग अलग लोग लिखें तो आपस में कर लेते हैं। मेरे हिसाब से प्रश्नों का मूल्यांकन उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीचर से करवाएं और वो आपको कमी बताएंगे कि ये कमी है और ऐसा ऐसा सुधार कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार आंसर का बार बार अभ्यास करें और उसका मूल्यांकन किसी विशेषज्ञ टीचर से करवाएं, तो आपका आंसर राइटिंग बहुत उत्कृष्ट हो जाएगा और आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा मेरा मानना है कि स्टैट पर जो है, आप मैंने पहले भी कहा, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सेकंड पेपर, जिसको बहुत ज़्यादा लोग मेहनत नहीं करते हैं, सेकंड पेपर पर ध्यान दें। उसमें आप एक तो तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों तो पुट रखें और उसमें फ्लो चार्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो आंसर को उत्कृष्ट बनाएगा और कम शब्दों में आप बेहतर आंसर आप वहाँ लिख पाएंगे। तो उस पर आप ध्यान दें। दूसरा, निराश होने की जरूरत नहीं है। सफलता और असफलता जो है वह जीवन में के दो पहलू हैं। अगर आप कई एग्जाम्पल सामने में रख सकते हैं जो कि बार बार सफल होने के बाद ही, अब्राहम लिंकन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जीवन में कोई चुनाव उन्होंने नहीं जीता और अंतिम चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो ये आपकी पहली, दूसरी, तीसरी असफलता हो सकती है। असफलता से घबराना नहीं है, हाँ असफलता से सीख लेना है कि कैसे, क्यों हम असफल हुए और उन कमियों को दूर करके आप सफल होंगे। और मुझे उम्मीद है आप आगे सफल निश्चित होंगे। और वैसे भी स्काई लिमिट है ही नहीं, आपके लिए सारा संसार खुला हुआ है। आप अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करें और अपने में डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन को अपने को मजबूत करें, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक सुमंगल सिंह सुमन की कविता है, गति प्रबल पैरों में पड़ी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना परा। गति प्रबल पैरों में पड़ी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना परा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जब तक मंजिल मिल नहीं जाती तब तक हमको चलते रहना है, चलते रहना है। धन्यवाद।